हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे शादी के विषय में। कि बहुत सारे लोग सिर्फ ये कहते हैं कि सेवेंथ हाउस को देखना चाहिए शादी के लिए। हाँ, बिल्कुल सेवेंथ हाउस को देखना चाहिए, सप्तम भाव को शादी के लिए देखा जाता है। बट जब आप टाइमिंग ऑफ मैरिज की बात करते हैं, क्यों आप लोग ये देखते हैं कि अच्छा मेरा सेवेंथ हाउस एक्टिव है लेकिन फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही है। और कुछ लोग ये पूछते हैं कि मेरा स्पाउस मीटिंग कब होगा, या मेरा पहला रिलेशनशिप कब होगा, है ना। तो उसके लिए क्या देखते हैं, तो मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा आज कि क्या इंपॉर्टेंट है शादी। क्योंकि बहुत बार ये लोग सवाल पूछते हैं कि सेवेंथ हाउस तो तब भी देख रहे हैं जब एंगेजमेंट हो रही है, जब जीवन में लड़की आ रही है, तो शादी के लिए क्या देखें। तो सेवेंथ हाउस आपने देखना है जब आपको शादी का क्वालिटी देखना है, पार्टनर के बारे में जानना है। सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड देखना है, उसकी नमाज में पोजीशन देखनी है। कारक जो शुक्र है मेल के लिए वो देखना है, और महिलाओं के लिए मंगल देखना है। लेकिन जब टाइमिंग ऑफ मैरिज की बात आती है कि शादी कब होगी, ठीक है, और स्पाउस मीटिंग क्या हो सकता है, या आपके जीवन में कब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, उसके लिए क्या देखना है। तो पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऐसा नहीं है कि फिफ्थ हाउस को देखो लव लव के लिए, लव अफेयर के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हमेशा सेवेंथ हाउस ही देखना है। पहला रिलेशनशिप है, मैरिज हो रही है, या दूसरा रिलेशनशिप है, ठीक है, या आप लिव इन में आ रहे हैं, आपको सेवेंथ हाउस ही देखना है। जैसे आप जॉब के बारे में देखते हैं, जॉब पहला हो या 10वां हो, कितने भी प्रकार का हो, टेंथ हाउस देखते हैं, फर्स्ट हाउस देखते हैं, कारक शनि को देखते हैं। तो वैसे ही शादी रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी देखना हो, ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो भी आपने देखना हो, सेवेंथ हाउस से देखा जाता है। उससे पहले मैं वीडियो को कंटिन्यू करूं, आप मेरा कर्मा इन रिलेशनशिप करके एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं शादी के बारे में बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ। टाइमिंग हो गया, नवांश हो गया, कब शादी नहीं करनी चाहिए, कब डिनायल होता है कंप्लीटली, और उसके लिए कितनी चीजें देखनी चाहिए। सिर्फ सेवंथ हाउस में मैलेफिक देख करके, केतु देख करके, राहु देख करके कुछ भी डिसाइड नहीं होता। एक्चुअली में सबका सेवंथ हाउस अफ्लिक्टेड मिलेगा इस संसार के अंदर, क्योंकि शादी अपने आप में एक ऋण है। लेकिन वो एफ्लिक्शन क्या, ऐसे योग योग इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है ज्योतिष के अंदर। योग संबंध ऑफ द प्लैनेट बनने चाहिए। जब आपस में ग्रहों का संबंध बनेगा, कोई योग बनेगा। जैसे 12वां भाव फॉरेन का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 12वां भाव में राहु बैठ गया तो सारे लोग फॉरेन चले जाएंगे। योग बनना चाहिए। या 12वें भाव में राहु है तो फॉरेन नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो वैसे ही अगर आपके कोई मैलेफिक बैठे हुए सप्तम भाव में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब शादी नहीं करनी है, शादी खराब हो जाएगी। सबका कुछ ना कुछ मैलेफिक इन्फ्लुएंस मिलेगा, क्योंकि शादी अपने आप में ऋणानुबंधन है। शादी अपने आप में एक बहुत बड़ा ऋण है। तो मैलेफिक्स तो होंगे ही जरूर। लेन देन है उसके अंदर, आपको कॉम्प्रोमाइजेज करने हैं, आपको उसमें ट्रबल भी आएगा, उसमें आपस में खींचातानी भी होगी। लेकिन वो क्या, वो डाइवोर्स में जा रहा है? क्या आप एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो जाएंगे? क्या वो कहीं, जो आजकल चल रहा है, पति की मृत्यु हो जा रही है, हत्या करवा दी जा रही है, कि पत्नी की हत्या कर, क्या उस तरीके की चीजें हैं? वो तो फिर अलग योग होते हैं, ठीक है। तो जो भी आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, टाइमिंग ऑफ मैरिज, शादी के विषय में जो भी देखा जाता है कि अच्छा हाँ, इस शादी में गड़बड़ हो सकती है, इस शादी में चीटिंग हो सकता है, इस शादी में शादी नहीं करनी चाहिए अगर ऐसे ऐसे योग हैं, तो वो कंप्लीट अगर आप सीखना चाहते हैं, स्पाउस का प्रोफाइल क्या हो सकता है, तो आप हमारा कर्मा एंड रिलेशनशिप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब आपका पहला रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा, जब पहली महिला आपके जीवन में आई होगी, या किसी का भी आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, तब भी आपका सेवेंथ हाउस एक्टिव था, या तो लगन कुंडली से या चंद्र कुंडली से, किसी ना किसी वे में बृहस्पति का आपके सेवेंथ हाउस या सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर से गोचर हो रहा होगा, तब भी हो रहा होगा, ठीक है। या नवांश में जहां आपका सेवेंथ लॉर्ड बैठा है, बृहस्पति उसके त्रिकोण से जा रहा होगा। सीधी सी बात है। तो यानी कि स्पाउस मीटिंग, जरूरी नहीं कि जिससे आपका पहला रिलेशनशिप हो वही आपका स्पाउस हो, लेकिन हो भी सकता है कि आप जिससे पहली बार रिलेशनशिप में आ रहे हैं वो वही आपका स्पाउस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो जब भी आप अपने आप स्पाउस से मिलेंगे, जो भी आपका होने वाला रहेगा, उसमें आपका सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड एक्टिव रहेगा। इवन आपका रिलेशनशिप हो रहा है, गर्लफ्रेंड बन रही है, आप लिव इन में आ रहे हैं, आज की डेट में बहुत सारे सिचुएशनशिप, पता नहीं क्या क्या है, कौन कौन से रिलेशनशिप हैं, वो सब सेवेंथ हाउस से ही देखे जाते हैं। आपका सेवेंथ हाउस एक्टिव होगा। अब जिनके मल्टीपल होते हैं तो उनके मल्टीपल अफेयर के कॉम्बिनेशन होंगे चार्ट के अंदर। जैसे मान लीजिए मरकरी वीनस राहु है, मरकरी वीनस मून है, मार्स मरकरी वीनस है, उसमें से किसी की दशा चढ़ पड़े, उसमें सेवेंथ हाउस एक्टिव हो जाए, तो वो मल्टीपल भी दे देता है।
अब आपका पहला रिलेशनशिप हुआ, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तीसरे वाले से आपकी शादी हो गई। तो ये हर बार आपका सेवेंथ हाउस एक्टिव रहेगा। हर बार आपका सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड, या तो लगन कुंडली से या चंद्र कुंडली से, या जो शुक्र कारक है महिला का, स्त्री का, वो एक्टिव रहेगा। महिलाओं के लिए मंगल एक्टिव रहेगा। सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड तो सेम ही रहेगा। ठीक है। तो आपने जो भी रिलेशनशिप देखने हैं उसके लिए आपको सेवेंथ हाउस देखना है। अब अगर आपका मान लीजिए आज एक किसी से रिलेशनशिप हुआ, फिर वो टूट गया, तो वो उसी प्रकार के कॉम्बिनेशन आपके चार्ट के अंदर है। तो स्पाउस मीटिंग के लिए आपने देखना है, जैसे आज की डेट में मुझसे पूछता है कोई 32 साल का युवक, ये पूछ रहा है कि मेरी शादी कब होगी, मुझे कब मिलेगी, तो मैं देखूंगा कि इसका सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड कब एक्टिव हो रहा है। उससे पहले मैं ये देखूंगा कि डिनाइल तो नहीं है, डिले बहुत एक्सट्रीम वाला तो नहीं है। अगर डिले वाले कॉम्बिनेशन है, जो कि मैंने पहले बहुत सारी वीडियो में बताए हुए हैं, अगर वो आपके चार्ट के अंदर है, तो कितनी भी बार सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड एक्टिव हो जाए, शादी नहीं होगी, क्योंकि वो अपने समय पे होगी, वो ब्लॉकेज है। कुछ लोगों के जीवन में तो बहुत बार सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड एक्टिव होता है, तब भी उनके जीवन में कोई लड़की नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनका वो ऐसे कॉम्बिनेशन है, जो लेट मैरिज है, उस सुख को प्राप्त करने में उनको बहुत समय लगेगा, या वो प्रिपेयर नहीं है। तो जब मेरे से कोई ये पूछ रहा है 32 साल का युवक कि मेरी शादी कब होगी, तो इसका मतलब वो मेंटली प्रिपेयर हो चुका है। अब वो प्रिपेयर हो रहा है, अब उसका परसेप्शन है कि हाँ, मुझे अब जो भी रिलेशनशिप आएगा वो शादी के लिए देखना है। तो आप सीधा सा देखते हैं कि इसका सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड कब एक्टिव हो रहा है, या शुक्र कब एक्टिव हो रहा है, जो मैंने जुपिटर के ट्रांजिट से या शनि के ट्रांजिट से, तो हम ये देखते हैं। तो जब भी अगला वो ट्रांजिट और दशा आएगी, चंद्र कुंडली से सेवेंथ लॉर्ड की, या लगन कुंडली से सेवेंथ लॉर्ड की, या शुक्र के साथ बैठे हुए प्लैनेट की, या शुक्र जब भी आ रहा है, तो हम उसको ट्रांजिट के साथ ब्लेंड करते हैं और बताते हैं कि अब तुम्हारा शादी हो सकता है। अब ये तो बात होगी स्पाउस मीटिंग और रिलेशनशिप। जरूरी नहीं कि वो शादी में कन्वर्ट हो, वो रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग 18 साल की उम्र में रिलेशनशिप में आ गए, लिव इन में आ गए, है ना, सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गए, तो भी सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड एक्टिव था, कोई ना कोई दशा उसी चल रही होगी। फिफ्थ हाउस नहीं देखना चाहिए, सेवेंथ हाउस देखना चाहिए किसी भी प्रकार का। अब जो, क्योंकि सेवेंथ हाउस इज ऑपोजिट सेक्स, सेवेंथ हाउस स्त्री का है, स्त्री सुख का है, या पुरुष सुख का है। पुराने टाइम में क्या होता था, जिससे आप मिलते थे पहली बार, है ना, जिसको आप देखते थे वही आपका पति हो जाता था। कोई ऐसा लव वाली चीजें नहीं होती थी, है ना, कोई ऐसा जो जिसने सेलेक्ट किया वो उसी से शादी हो जाती थी। तो सेवेंथ हाउस उस समय पे पहला रिलेशनशिप ही शादी होता था, सीधी सी बात। तो देश काल पात्र के हिसाब से चीजें बदल गई, तो वैसे ही आपको ज्योतिष को भी उसी प्रकार से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि देश काल पात्र पहला नियम है ज्योतिष का। अब शादी के लिए क्या देखना है, सेवेंथ हाउस तो कभी भी एक्टिव होगा। रिलेशनशिप में आ रहे हो आज किसी लड़की के साथ, वो तब भी एक्टिव होगा, लेकिन वो शादी हो ये जरूरी नहीं है। शादी के लिए क्या देखना है, तो शादी के लिए आपको देखना है कि जब शादी हो रही है, तो क्या हो रहा है, रिलीजियस सेरेमनी हो रही है, तो बृहस्पति या तो एक्टिव मिलेगा, जन्म कुंडली का बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति कारक है ब्लेसिंग्स का, रिलीजियस सेरेमनी का। आप 7 फेरे ले रहे हैं, उसमें मंत्र पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, वो रिलीजियस गैदरिंग है बेसिकली। और एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक तरीके से, अगर आप देखें, आप 7 वचनों में बंध रहे हैं। तो जो आपकी जन्म कुंडली का थर्ड हाउस है, वो आपके पार्टनर का नवम है, और आपका थर्ड हाउस का कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड हाउस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी देखा जाता है। आपके पार्टनर का नवम है, जो आपका नवम भाव है वो आपका ब्लेसिंग का, रिलीजियस सेरेमनी का, इन सब का है। लेकिन आपके पार्टनर का वो थर्ड हाउस है, क्योंकि वो सेवेंथ हाउस से थर्ड पड़ता है। ठीक। तो क्या देखना है कि या तो बृहस्पति एक्टिव मिलेगा, लगन कुंडली से नवम भाव, या चंद्र कुंडली से नवम भाव एक्टिव मिलेगा दशांतर दशा में, या बृहस्पति स्वयं भी एक्टिव मिलेंगे। और आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति के द्वारा जो सेवेंथ हाउस है, वो तो सेवेंथ लॉर्ड है, वो तो एक्टिव रहेगा ही रहेगा किसी ना किसी वे में, या शुक्र एक्टिव रहेगा, जो भी कारक है वो एक्टिव रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति कहीं ना कहीं नाइन्थ हाउस को, थर्ड हाउस को, या नाइन्थ लॉर्ड थर्ड लॉर्ड को एक्टिव कर रहे होंगे, या बृहस्पति का गोचर ही थर्ड हाउस या नवम भाव में हो रहा होगा। आपका जो थर्ड थर्ड लॉर्ड है वो नवम भाव में गोचर कर रहा होगा, या नवम का स्वामी थर्ड में गोचर कर रहा होगा, या नवम भाव का स्वामी थर्ड लॉर्ड यानी कि तीसरे भाव के स्वामी के ऊपर से गोचर कर रहा होगा। ठीक है। सेवेंथ लॉर्ड नवम में जा रहा होगा, या नाइन्थ लॉर्ड सेवेंथ में जा रहा होगा, तब रिलीजियस गैदरिंग हो रही है। अगर आपके लिब्रा साइन में भी नाइन्थ लॉर्ड बैठा हुआ है, नाइन्थ लॉर्ड जैसे मीन लगन की पत्रिका में नवम भाव का स्वामी मंगल है और वो तुला में बैठा हुआ है, तो भी वो रिलीजियस गैदरिंग, शादी दे सकता है। रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं, शादी, क्योंकि वो नवम भाव का स्वामी होकर के जो रिलेशन, जो रिलीजियस सेरेमनी है, जो
मैरिज की सेरेमनी है जिसमें रिचुअल्स होने हैं, जिसमें ब्लेसिंग्स है, जिसमें पंडित बैठ रहा है, ठीक है, जिसमें मंत्र पढ़े जा रहे हैं, उसका स्वामी, नवम का स्वामी तुला में बैठा। तुला यानी रिलेशनशिप, यानी शादी, यानी रिलीजियस सेरेमनी, रिलीजियस गैदरिंग, तुला राशि ऑपोजिट सेक्स, तो वो दे सकता है शादी। तो ऐसे जब संबंध बनेंगे तब शादी का योग होगा। सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड तो एक पार्ट है, वो तो कभी भी एक्टिव रहेगा जब आप रिलेशनशिप में आएंगे, कैजुअल रिलेशनशिप में भी आ रहे हैं तब भी होगा। लेकिन शादी के लिए क्या देखें? शादी के लिए अब आपको एक चीज समझाता हूं कि तुला लगन और मकर लगन में बृहस्पति नेचुरली थर्ड का लॉर्ड हो जाता है, ठीक है। और ये आपका कर्क लगन वालों के लिए बृहस्पति नवम भाव का स्वामी ऑलरेडी हो जाता है। तो उसका गोचर नवम में या तीसरे भाव में या सप्तम भाव में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि शादी हो जाएगी। जो रिलेशनशिप बनेगा वो शादी वाला बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका मान लीजिए कन्या लगन है और बृहस्पति आपका सेवेंथ लॉर्ड होके स्कॉर्पियो में थर्ड हाउस में बैठा है। तो जब बृहस्पति जाएगा थर्ड हाउस में मंगल के साथ, क्योंकि वो सेवेंथ लॉर्ड भी है और ऑलरेडी वो बृहस्पति है, रिलीजियस चीजों का कारक है, तो शादी हो सकती है। तो जो अब रिलेशनशिप स्टार्ट होगा वो शादी वाला होगा। तो यानी कि आपको थर्ड और नाइन्थ हाउस भी एक्टिव मिलेंगे। नाइन्थ लॉर्ड का गोचर थर्ड में, थर्ड लॉर्ड का गोचर नवम में, या नवम भाव का स्वामी थर्ड लॉर्ड के ऊपर से, थर्ड लॉर्ड का स्वामी नवम भाव के ऊपर से, या बृहस्पति स्वयं थर्ड और नाइन्थ लॉर्ड होकर के थर्ड हाउस या नाइन्थ हाउस में जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा दूं कि सेवेंथ हाउस ठीक है, लेकिन उसके अलावा थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस भी देखने हैं आपको, वो भी एक्टिव मिलेंगे और इस प्रकार से देखने हैं। ध्यान से समझिएगा, सिंपल सी चीज है। पिछली वीडियो में किसी ने कहा कि ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजिंग है। सुपरिम्पोज करना था कि अगर आपका लगन लॉर्ड नवांश में मान लीजिए जेमिनाई में बैठा और जेमिनाई को आप लेके आ जाइए D1 के अंदर, अगर वो सप्तम में बैठ रहा है तो वो कहा, मैंने कहा था कि रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा सरेंडर है, बहुत अट्रैक्शन है। इतनी सी सिंपल सी टेक्निक है, नवांश तुल्य राशि इसको कहते हैं, सुपरिम्पोज करना कहते हैं इसको। बट क्योंकि लोगों को क्या हो गया है कि सोशल मीडिया पे रील्स देख के ब्रेन का जो समझने का पैटर्न है वो शांति से बैठ के किसी चीज को सीखने की आदत नहीं है। कैजुअली सोचते हैं कि अच्छा ज्योतिष में जुपिटर मिठाई है, मिठाई बांट देंगे तो जुपिटर का रेमेडी हो जाएगा, तो वो ऐसे सोच रहे हैं। जबकि आपको कोई चीज सीखनी है, समझनी है, तो आपको शांत दिमाग से बैठना है। और जो शांत दिमाग से बैठता है और सुनता है उसका बृहस्पति अच्छा होता है, क्योंकि बृहस्पति एग्जॉल्टेड ही कर्क में होता है। तो आपने इसको आसानी से समझना है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, मीन लगन की पत्रिका है। मीन लगन में आप देखिए कि बुध जो है नवम भाव में है, सेवेंथ लॉर्ड, और नाइन्थ का लॉर्ड मंगल तुला में बैठा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही इनको मंगल का पीरियड आता है इनकी शादी हो जाती है, क्योंकि वो नाइन्थ लॉर्ड होकर के तुला में बैठा हुआ है। नाइन्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ मैरिज, सेवेंथ हाउस इज अ हाउस ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि मैरिज में रिलीजियस सेरेमनीज हो रही, इसलिए नाइन्थ हाउस शादी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दशा का तो आ गया, दशा में तो आ ही गया नाइन्थ लॉर्ड, ठीक है, और वो तुला में बैठा हुआ है। नवांश में वो सेवेंथ लॉर्ड के साथ एक्सचेंज में है, शुक्र के साथ एक्सचेंज में है, तो प्रोबेबिलिटी और ज्यादा होगी शादी होने की, ठीक है। लेकिन हम आज सिर्फ टाइमिंग की बात करें। अब बृहस्पति गोचर करता हुआ जब लगन में जाता है, तो वो जो शुक्र है शादी का, यानी मीन राशि में जब बृहस्पति का गोचर हो रहा था, तो इनके सप्तम भाव को तो देख ही रहा था वो। शुक्र जो शादी का कारक है, स्त्री का कारक है, उसको भी देख रहा था। सेवेंथ लॉर्ड मरकरी को भी देख रहा था, जो कि नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। नाइन्थ हाउस से संबंध हो गया सेवेंथ लॉर्ड का, और बृहस्पति देख रहा है नवम को, तो ये शादी का योग बना रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, शुक्र थर्ड लॉर्ड भी है, कॉन्ट्रैक्ट्स और आपके पार्टनर का नवम भाव। तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा शादी होने की जब जुपिटर मीन में जाएगा तभी होगी। मुझे नाइन्थ और थर्ड हाउस एक्टिव चाहिए, दिस इज व्हाट यू हैव टू लुक फॉर, ठीक है। अब जब शादी हो रही है तो नाइन्थ लॉर्ड मंगल थर्ड हाउस में टॉरस में गोचर कर रहा था लंबे समय के लिए। तो जब जुपिटर जेमिनाई में था और मंगल टॉरस का था, तो आप उस समय का पीरियड निकाल लीजिए। आई थिंक 2022-23 के बीच की बात है, अगस्त 2022 से लेकर के जनवरी फरवरी 2023 तक की बात है। तो मंगल नाइन्थ लॉर्ड होके थर्ड हाउस में गोचर कर रहा था। तो जो मैंने आपको बताया, और वह थर्ड में जाकर के नवम को भी देख रहा है, सेवेंथ लॉर्ड को भी देख रहा है, ठीक है। तो जो मैंने कहा कि नवम का संबंध थर्ड हाउस से बनेगा।
वो यहां पे हो रहा था शादी। ये एक चार्ट है। अब ये दूसरा चार्ट है। दूसरे चार्ट के अंदर बृहस्पति की ही अंतर्दशा है। तो सीधी सी बात है, वो तो बृहस्पति अपने आप में कालपुरुष कुंडली का नवम भाव का स्वामी है, चंद्र कुंडली से वो नवम का स्वामी है, तो रिलीजियस सेरेमनी दे रहा है। ठीक है। आप इसके चार्ट में देखेंगे कि जो नवम भाव का स्वामी है वो है मंगल। वो तुला में सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर से और थर्ड लॉर्ड के ऊपर से जा रहा है, यानी नवम और थर्ड का संबंध बन रहा है। और थर्ड लॉर्ड जो शुक्र है वो नवम भाव में गोचर कर रहा है, नवमेश के ऊपर से गोचर कर रहा है उस समय जब शादी हो रही है। तो मैंने कहा नवम और तीसरे का या तीसरे या नवम का कुछ संबंध बनेगा। बृहस्पति स्वयं बृहस्पति को एक्टिव करेगा तब शादी हो। बृहस्पति आपके नवम भाव या नवमेश को या बृहस्पति बृहस्पति को एक्टिव करेगा अपनी दृष्टि से, तब शादी होगी। बृहस्पति एक्टिव होना चाहिए, या तो नवम भाव एक्टिव हो या बृहस्पति एक्टिव हो, क्योंकि बृहस्पति कारक है नवम भाव का, कारक भाव भावेश। जैसे इस चार्ट के अंदर ये तुला लगन की पत्रिका है, थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट शुक्र की अंतर महादशा चलती है, शादी हो जाती है। धनु राशि में बैठा, नवी राशि है, धर्म की राशि है, रिलीजियस सेरेमनी की राशि है। बृहस्पति का गोचर नवम भाव में हो रहा है, जो कि थर्ड लॉर्ड भी है, क्योंकि तुला लगन के अंदर वो थर्ड लॉर्ड भी है। ठीक है। और जो चार्ट लेते हैं, ये एक महिला का चार्ट है। लगन में जब बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो वो नवम भाव के जो स्वामी बुध है उसके ऊपर से गोचर कर रहे हैं, और जो नवमेश है मरकरी वो गुरु के ऊपर से गोचर कर रहा है जब इनकी शादी हो रही है। ठीक है। 2020 में इनकी शादी होती है, तो बृहस्पति जब लगन से नवम भाव के स्वामी के ऊपर से जा रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है, वो एक अलग चीज है। मैंने कहा सप्तम भाव तो तब भी रहेगा जब आप पहले रिलेशनशिप, शादी, थर्ड लॉर्ड, और बृहस्पति थर्ड लॉर्ड होकर के नवम भाव के स्वामी के ऊपर से जा रहा है, ये भी एक बात है। और जो नवम भाव का स्वामी है वो बृहस्पति के ऊपर से जा रहा है जो कि थर्ड लॉर्ड है, तो यानी कि आपस में संबंध बन रहा है, जो कि तुला राशि में बैठा हुआ है। तो जब शादी हो रही है तो क्या चीज एक्टिव होगी? नवम का स्वामी थर्ड से या थर्ड का स्वामी नवम से गोचर करेगा, या बृहस्पति नवम से गोचर करेगा, थर्ड हाउस से गोचर करेगा, बृहस्पति स्वयं थर्ड या नवम का लॉर्ड होकर के गोचर करेगा, तीसरे या नवम भाव का स्वामी होकर के गोचर करेगा। बृहस्पति जन्म कुंडली का बृहस्पति को एक्टिव करेगा, कुछ ना कुछ नवम भाव की अंतरदशा महादशा या बृहस्पति की दशा महादशा या धनु राशि जो कि कालपुरुष कुंडली की नवी राशि उसमें बैठे प्लैनेट की अंतरदशा आनी चाहिए। सेवेंथ हाउस के अलावा ये चीज देखनी है आपने। जैसे ये चार्ट है, कन्या लगन की पत्रिका है। कन्या लगन की पत्रिका में बृहस्पति सेवेंथ लॉर्ड होकर के ही थर्ड हाउस में बैठा। तो जब बृहस्पति बृहस्पति के ऊपर से गोचर किया स्कॉर्पियो में, क्योंकि वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, नवम भाव को भी देख रहा है, वो स्वयं ब्लेसिंग्स और रिलीजियस सेरेमनी का कारक है, धार्मिक चीजों का कारक है, वो थर्ड हाउस में बैठा है। तो बृहस्पति जब बृहस्पति के ऊपर से जा रहा है तो शादी होगी, क्योंकि वो सप्तम को भी देख रहा है और वो थर्ड हाउस भी एक्टिव हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा थर्ड हाउस आपके पार्टनर का नवम भाव, और थर्ड लॉर्ड मंगल के साथ वो गोचर कर रहा है तीसरे भाव में। ठीक है। तो शादी हो रही है। तो आप अगली बार से ये ध्यान दीजिए कि सेवेंथ हाउस ही शादी का नहीं है, आपको नवम भाव और तीसरा भाव भी देखना है। आपका कहीं ना कहीं से नवम किसी ना किसी एंगल से नाइन्थ लॉर्ड एक्टिव होना चाहिए, तभी शादी होगी। और नाइन्थ लॉर्ड का संबंध थर्ड से, थर्ड का नाइन्थ से, या बृहस्पति का कुछ ना कुछ थर्ड नाइन्थ से संबंध होना चाहिए, ऐसी दशा अंतरदशा आनी चाहिए, तब शादी होगी, क्योंकि वो रिलीजियस चीजें हैं। तो अगली बार से आप ये पूछते हैं कि अच्छा सर सेवेंथ हाउस तो हमारा एक्टिव हुआ लेकिन शादी नहीं हुई, क्या नाइन्थ हाउस एक्टिव है? क्या वो रिलीजियस सेरेमनी वाला हाउस एक्टिव है? क्या वो थर्ड हाउस जो आपके पार्टनर का नवम है क्या वो एक्टिव है? दोबारा से इसको समझिएगा, चीजों को गहराई से जानना चाहिए अगर आपको टाइमिंग करनी है। आज के लिए इतना ही। और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो लोग भूल जाते हैं, जो लोग इग्नोर करते हैं, तो आपको हमेशा चीजें गहराई से समझनी है ज्योतिष के अंदर, तभी आप टाइमिंग ऑफ इवेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्रणाम।